स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू पेश हूँ आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। और जो लेक्चर हमारा है वो हमारा लेक्चर आज 12th के लिए है और टॉपिक हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर हमारा इकोसिस्टम। तो हमारे लेक्चर्स को लेने के लिए, पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, यही आपसे उम्मीद रखता हूँ। बाकी तो मैं लेक्चर आपको भेज ही रहा हूँ, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पुराने तो हमारे देख ही रहे हैं, उनका तो बस व्यू और लाइक चाहिए, ये काफी होता है हमारे लिए। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर था इकोसिस्टम, जहां पर हमने चर्चा की थी कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरेक्शन था, वो इंटरेक्शन को हमने बोला था क्या? इकोसिस्टम। यानी इस धरती पे यार लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं, और ये दोनों के बीच एक इंटरेक्शन चलता है। हम कुछ उनसे लेते हैं, वो कुछ हमें देते हैं, और इस इंटरेक्शन से एक सिस्टम जनरेट होता है, और उस सिस्टम को हमने इकोसिस्टम बोला। जो भी हमारे स्टूडेंट देखने वाले हैं उनको बता दूं कि इकोसिस्टम में हमने बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के बारे में जाना था, एनर्जी के बारे में जाना, हमने पॉन्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को जाना, हमने इसी चैप्टर में फूड चेन, फूड वेब, इन सारी चीजों को समझा था। और आज का हमारा टॉपिक होगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स और सक्सीजन। सक्सीजन ये आपके सिलेबस का रिड्यूस्ड पार्ट है। कोरोना से इस टॉपिक को रिड्यूस किया गया था, पर मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और टाइप्स तो नहीं बताऊंगा, आपका टाइम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा कि चीज़ क्या होती है, फर्दर क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी सिलेबस में आ जाए तो आप आसानी से इसको अच्छे से समझ सकें। तो आज का हमारा टॉपिक लेके चलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है? आप देख रहे हैं एक ट्रायंगुलर शेप में, जैसे कि हमारे मिस्र में पिरामिड्स होते थे, कुछ ऐसा ही पिरामिड मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए बेसिकली ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं, ये पिरामिड एक तरीके का इकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, या आप कह सकते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म को, जो भी हमने जाना अभी तक ट्रॉफिक लेवल के बारे में, आपने जाना था ट्रॉफिक लेवल के बारे में, ट्रॉफिक लेवल। तो फूड चेन में, एक फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म जो प्लेस्ड है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर, फूड चेन में जो भी एक हमारा पार्ट है फूड का, उसे हम ट्रॉफिक लेवल नाम देते हैं। वो हमारा ट्रॉफिक लेवल है। जैसे मैं समझा दूं आपको, जैसे कि ट्रॉफिक लेवल की बात करूं, आपने मेरे से फूड चेन पढ़ा था कि ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, एंड फ्रॉग को स्नेक ने खाया। सब एक दूसरे को खा रहे हैं, और स्नेक को हमारे ईगल साहब ने खा लिया, उनका फेवरेट खाना है। आप देखेंगे कि हर एक, ये तो पूरी फूड चेन हो गई, और इस फूड चेन में हर एक लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल नाम देते हैं। ट्रॉफिक लेवल हर एक। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, देन ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया। यानी कि हमारे पास फूड चेन पे हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल को डिनोट करता है।
ट्रॉफिक लेवल को डिनोट कर रहा। अब हम कह रहे हैं इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। ग्राफिकली हम अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो ग्राफ हम बनाएंगे, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ये हो जाता है हमारा क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल ये बनेगा इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इस तरीके से हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, एक फूड चेन में मौजूद, किसी भी फूड चेन में मौजूद, तो डेजर्ट पे हो सकता है, वो एक्वेटिक मीडियम में हो सकता है, वो हम किसी भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म के नंबर के बिहाफ पे कर सकते हैं। तो हम जो ये एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद ट्रॉफिक लेवल को, हम उसे इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। ये एक थीम है जिसमें हमें आगे काम करना है। तो चलिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स आप देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फूड चेन में हम जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको एज अ पिरामिड शो कर रहे हैं। The base of the pyramid represent producers। जब कभी भी हमें पिरामिड्स बनाने की बात आएगी तो हम बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर को लेंगे, क्योंकि भैया प्रोड्यूसर इस दुनिया को चलाने वाले हैं, प्रोड्यूसर इस अर्थ पे लाइफ को लाने वाले हैं, तो वही प्रोड्यूसर्स को हम बेस पे रखेंगे क्योंकि हमारा बेस है। उसके बाद हम कंज्यूमर को रिप्लेस करेंगे, और कंज्यूमर में भी जो भी हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। तो आपका जो ये बेस देख रहे हैं, ये प्रोड्यूसर देखिए ग्रीन प्लांट्स आपको दिखाई भी पड़ रहा है, ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को डिनोट करता है। ये हम चले जाएंगे, सेकंड हो जाएगा हमारा, एंड दैट इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। जितने भी ट्रॉफिक लेवल है हमें उसको ऐसे पिरामिड्स के फॉर्म में रखना है, और जब हम पिरामिड्स के फॉर्म में रखेंगे तब कहीं एक इकोलॉजिकल पिरामिड तैयार हो जाएगा। तो द बेस ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर्स, द एपेक्स रिप्रेजेंट टर्सरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर थ्री टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ये क्या चीज है? पिरामिड तो हमने देख लिया कि यहाँ फूड चेन है। अब कह रहे हैं अगर हम पिरामिड और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे काम करें, मींस एक हमारा ग्रासलैंड है, हमने कहा भाई ग्रासलैंड में ग्रास को काउंट कर लो कितने हैं, प्रोड्यूसर तो बेस में रखना है, आपने ग्रास को काउंट किया। फिर हमने कहा भाई आपका सेकंड ट्रॉफिक लेवल यानी ग्रास को खाने वाला ग्रास ऊपर, आपने उसको काउंट कर लिया। यानी जब ऑर्गेनिज्म के नंबर के बिहाफ पे पिरामिड बनाए तो बनेगा पिरामिड ऑफ नंबर। अगर पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास उसके वेट के रिगार्डिंग बनाए तो बने कि भाई ग्रासेस का सारा वेट कर लो कितने हैं, इतना वेट है, ग्रास को खाने वाले ग्रास ऊपर का वेट कर लो कितना है, इतना ये वेट है। तो जब हम उसके बायोमास के अकॉर्डिंग बनाएंगे तब हम बोलेंगे कि क्या है, ये पिरामिड ऑफ बायोमास है। लास्ट है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। यानी अब ऑर्गेनिज्म में एनर्जी के बिहाफ पे हम समझें तो हम समझेंगे कि वो पिरामिड ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले आती है ग्रास, एक ग्रासलैंड की, जहां पर हम नंबर के ऑर्गेनिज्म के नंबर के बिहाफ पे पिरामिड बनाने जा रहे हैं। चलिए आप देखिए जरा, अगर हम ग्रासलैंड में देखें, मान लें तो ग्रासेस यार हमेशा सबसे ज्यादा है। किसी भी ग्रासलैंड में ग्रासेस तो ज्यादा होगी ही होगी, तो ग्रास को हमने बड़ा पिरामिड बना दिया। इसका पिरामिड बड़ा, बेस तो रहेगा, इसका पिरामिड भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रासेस के बिहाफ पे करना था और नंबर में ग्रास हमेशा ज्यादा है। दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस ग्रास को कंज्यूम करने वाले जो है वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास के कंपैरिजन में तो कम होंगे, लेकिन फ्रॉग के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। यानी जो ग्रासहोपर है हमारे, ग्रासहोपर ये ग्रास से तो बहुत कम है, लेकिन फ्रॉग से इनकी संख्या ज्यादा रहेगी, इसलिए दूसरे नंबर पे आ गया हमारा ग्रासहोपर। ये बन गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब सिंपल सी बात है यार कि फ्रॉग तो ग्रासहोपर से कम होंगे, लेकिन ईगल से ज्यादा होंगे या स्नेक से ज्यादा होंगे। तो फ्रॉग यहाँ पर क्या हो गया, हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ। एंड सबसे जो कम थे वो था हमारा क्या, स्नेक। इस तरीके से नंबर के बिहाफ पे ये जो पिरामिड बना है, देखिए इस शेप को बोलते हैं, ये अपराइट है, सीधा पिरामिड, इसको बोलेंगे अपराइट पिरामिड। किसके बिहाफ पे था, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बिहाफ पे जब आपने बनाया। दूसरे पे चलते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास मींस ड्राई वेट।
देखिए अगर आप पिरामिड ऑफ बायोमास पे जाएंगे तो इट शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रैफिक लेवल। शार्प डिक्रीज होगा बायोमास हायर ट्रैफिक लेवल पे। जैसे अगर आप देखें तो दो इसमें दिखाई पड़ेंगे, एक पिरामिड आपको ये दिख रहा है ना, और एक एग्जांपल नीचे दिया जा रहा है। ये दोनों क्या है, बड़े अच्छे हैं, एक्सेप्शनल केस है। दो पिरामिड है, देखिए यहाँ सीधा बन गया पिरामिड, यहाँ उल्टा बन गया। हुआ क्या, हमेशा देखिए ग्रासेस जहाँ जितनी भी लीजिए, अगर ग्रासेस नंबर में ज्यादा है तो ड्राई वेट भी उनका ज्यादा होगा। ये ड्राई वेट होता है किसी को सुखा देने के बाद जो वेट जनरेट होगा वो ड्राई वेट होता है, उसके बिहार पे निकाल रहा है, उसी को हम बायोमास कह रहे हैं। तो कह रहा है अगर आप किसी में ले लेंगे तो हमेशा ग्रास का ड्राई वेट ज्यादा ही होगा, क्योंकि नंबर में ज्यादा थे तो इनका ड्राई वेट भी ज्यादा ही होगा। उससे कम हमारे ग्रास ऊपर हो गए, देखिए बीच में आने चला, उससे कम हो गया हमारा फ्रॉग, और लास्ट में क्या है हमारा स्नेक। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो हमारा जो पिरामिड बना वो अपराइट बना, लेकिन एक जगह पे उल्टा हो जाएगा। स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब प्लांट हो गया, कौन से, माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो पाए जाते हैं किसी वाटर सिस्टम में। अच्छा, और जूप्लैंक्टन जो है, ये जूप्लैंक्टन एनिमल पे, ये एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। तो अब जो फाइटोप्लैंक्टन है, छोटी छोटी एल्गीज है, इनका ड्राई वेट देखिए बहुत ही कम होगा इन कंपैरिजन टू एनिमल्स यानी जूप्लैंक्टन। तो यहाँ पर ये इन्वर्ट बन गया, प्राइमरी कम हो गया और प्राइमरी प्रोड्यूसर कम हो गया, और देखिए प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा पिरामिड बना वो पिरामिड क्या हो गया, इन्वर्ट बन गया पिरामिड, यानी कि पिरामिड क्या हो गया, उल्टा हो गया। जबकि यहाँ पर अगर किसी ग्रासलैंड पे देखेंगे तो ग्रासलैंड में ये सीधा जा रहा है ट्रॉपिक पिरामिड, लेकिन जब हम एक्वेटिक मीडियम में जाएंगे, किसी पॉन्ड में जाएंगे तो वहाँ पिरामिड हमारा इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए हमारे तीसरे पिरामिड पे आते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या कह रहे हैं साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पिरामिड आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिरामिड है ये। क्या कह रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एमपीपी। कह रहे हैं जितनी भी सनलाइट पड़ती है, आपने पढ़ा था पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, वो पार 50% था, 50% में केवल ये 1% ही एनर्जी यूज करते हैं। यानी अगर सनलाइट, मैं इसको थोड़ा अपने स्टाइल में आपको समझा दूं, अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था लिंडेमैन। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कहा कि जब भी कभी एक ट्रॉफिक लेवल से, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से खाना दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा या दूसरे से तीसरे पे जाएगा, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी। 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म। 90% एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल से निकल जाएगी। यानी जो हमारा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म होगा उसे सिर्फ 10% ही एनर्जी मिलेगी। और सच्चाई भी है, अगर एक लॉयन एक डियर को खा रहा है तो डियर को खाने से पहले उसको शिकार पे नजर रखना पड़ेगा, फिर वो शिकार करेगा यानी प्रेडेशन करेगा, उसमें ताकत लगा रहा है। खाने से पहले तो एनर्जी खत्म हो रही है बॉडी की जो भी उसने स्टोर की थी। शिकार करेगा, दौड़ेगा, फिर खाएगा, उसमें एनर्जी लगाएगा, देन उसको डाइजेशन करने में एनर्जी लगेगी। तो देखा जाए ओवरऑल काफी एनर्जी तो ऐसे कंज्यूम हो जाती है, हीट भी नहीं कर ले बॉडी से उसके। तो लिंडेमैन का कहना था कि 90% एनर्जी लिबरेट हो जाएगी, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, रियल में केवल 10% ही एनर्जी वो रिस्टोर कर पाता है। यानी जितना भी उसने हिरन को खाया केवल 10% एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर करता है।
90% एनर्जी खत्म हो जाती है। ये था लिंडेमैन का 10% लॉ ऑफ एनर्जी कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी जाएगी तो बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म को केवल 10% की एनर्जी वो अपने पास स्टोर करता है, बाकी की 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में वर्किंग के उसमें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलिए इसी के हिसाब से अगर देखें, ये मान लीजिए सन से जो एनर्जी आ रही है, जो भी रेडिएशन आ रहा है, कह रहा है प्लांट यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाला केवल 1% ही यूज करता है। यानी अगर यहां से 10,000 जूल एनर्जी निकलती है, 10,000 जूल, तो प्लांट केवल उसका क्या लेगा, कितने परसेंट लेगा, इसका 1% निकाल देंगे। 1% अगर इसका केवल इनको मिल रहा है तो बहुत ही कम एनर्जी इनको मिली। अब मान लीजिए इनके पास 10 जूल एनर्जी है, अब यहाँ पे जो एनर्जी जाएगी वो 10 से कम हो जाएगी 1 जूल, हर एक पे 1 जीरो रिमूव करते जाएगी, यानी 90% एनर्जी खत्म हो रही है, केवल 10% एनर्जी मिल रही है। यानी देखा जाए तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एनर्जी का जो लेवल है वो गिरने लगता है। यानी अगर यहाँ पर 10,000 जूल एनर्जी है तो यहाँ पहुंचेगी तो 1,000 बचेगी, यहाँ पहुंचेगी तो केवल 100 बचेगी। हर एक ट्रॉफिक लेवल सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास गई, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी प्रोड्यूसर्स के पास, तो इनका पिरामिड बड़ा बनेगा, इनका पिरामिड छोटा बनेगा और इनका और छोटा बनेगा। ये था एनर्जी के लेवल पे पिरामिड बनाना। चलिए देखते हैं एनर्जी के लेवल पिरामिड कैसे। अब देखिए आपको समझ आ जाएगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% एनर्जी, सनलाइट से जो भी एनर्जी मिली, देखा जाए तो प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल एनर्जी थी, प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाया हमारे प्राइमरी कंज्यूमर ने। अब प्राइमरी कंज्यूमर खाए गए तो केवल इनके पास देखिए कहाँ 10,000 था, इसका 10% मिला केवल इनको, तो केवल कितना बचा 1,000 जूल। यहाँ पे देखिए 100 जूल हो गया, हर एक पे लेवल गिरता जा रहा है, इसीलिए प्रोड्यूसर का पिरामिड जब बेस ज्यादा बड़ा बना, बाकी ऊपर पे क्या छोटा बनता चला जा रहा है। तो याद रखिएगा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी में कभी भी ये पिरामिड इन्वर्ट नहीं होगा, इन्वर्ट नहीं होगा। और इन्वर्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कम ही हो जानी है, और जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम ही हो जानी है तब तो सिंपली सी बात है, जो सबसे टॉप पे होगा वो छोटा ही होगा, इसलिए ये अपराइट होता है, सीधा होता है हमेशा। चलिए कुछ इकोलॉजिकल ग्रेविटी के बारे में और नॉलेज दे दें। Any calculation of energy content, biomass or number has to include all organism at the trophic level, जैसे मैंने बताया। A trophic level represent a functional level, not a species। स्पीसीज के बारे में नहीं पता, वो फंक्शनल लेवल का था कि आपका क्या फंक्शन है, आपको प्राइमरी कार्निवोरा से क्या है। Not a species as such, a given species may occupy more than one trophic level। Example, a sparrow is a primary consumer। Sparrow एक primary consumer है। When it eats seeds, fruit, peas and अगर वो eats seeds खा रहा है तो वो primary consumer है, क्योंकि herbivore जैसे हरकत कर रहा है। लेकिन a secondary consumer when it eats insect and worm, तो कह रहा है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को शो कर सकता है। अगर वो सीड खा रहा है तो भैया herbivore है, तो आप कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर है। अब वहीं पे कोई बर्ड है, वो क्या खा रही है, वो कुछ इंसेक्ट खा रही है, वर्म्स खा रही है, तो क्या हो गया सेकंड ट्रॉफिक। दोनों ट्रॉफिक लेवल पे सवाल है, तो याद रखिएगा एग्जांपल को। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स आर अपराइट, सभी इसका भी अपराइट है, बट आप देखेंगे तो यहाँ पर आल्सो एनर्जी इज द लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट अ हायर लेवल, इसलिए इसका पिरामिड हमेशा अपराइट ही बनेगा। इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, देखिए थोड़ा सा पिरामिड ऑफ नंबर पे यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आया है इन्वर्ट पिरामिड्स का। अभी तक आप कहते थे कि नंबर की अगर ग्रासलैंड में बात करें तो नंबर ऑफ ग्रासेस ज्यादा होंगी, उनका पिरामिड अपराइट बना था नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बिना पे। लेकिन अगर एक ट्री को आप मान लीजिए कि वो एक इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम है भी ट्री, एक ट्री को आपने इकोसिस्टम माना। अब देखिए उस पर रहने वाले जो बर्ड्स हैं, सिंपल सी बात है, ट्री एक है लेकिन उस पर रहने वाली बर्ड्स बहुत सारी हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्री छोटा पिरामिड बनेगा और बर्ड वाला बड़ा पिरामिड बन जाएगा। अब बर्ड्स को खाने के उनके बॉडी बहुत सारे पैरासाइट है, तो पैरासाइट के नंबर ज्यादा हो गया। उसके ऊपर चले जाएंगे तो माइक्रो पैरासाइट भी है, सिंपल सी बात है यार, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाए जाएंगे, एक बर्ड में न जाने कितने पैरासाइट हो। तो यहाँ पर देखिए ट्री लिया, एक पेड़ था,
ट्री पे कई सारी बर्ड्स थी, बड़ा पिरामिड हो गया, बर्ड्स पे पाए जाने वाले आपके पैरासाइट्स हैं वो ज़्यादा हो गए और उनकी बॉडी में पाए जाने पैरासाइट और ज़्यादा हो गए। इस तरीके से नंबर के बिहार पे अगर एक ट्री का लें तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा, लेकिन ग्रासलैंड पे जाएंगे तो सीधा अपराइट बनेगा। लेकिन सब लोग दोगले टाइप के हैं, नंबर पे भी उल्टा और सीधा बन रहा है, बायोमास पे भी उल्टा सीधा बन रहा है, लेकिन केवल और केवल एनर्जी अपराइट ही बन रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक्वाटिक मीडियम में भी दिखा रहे हैं प्रोड्यूसर्स का नंबर कम है लेकिन हर्बीवोरस ज़्यादा है, कार्निवोरस और ज़्यादा है। तो नंबर के बिहार पे यहाँ पर भी एक्वाटिक मीडियम में भी गड़बड़ा गया हमारा सीन। तो ये आपको एक एक्सटर्नल केस दिखा रहे हैं, बाकी नोट्स में देखिए इसको पकड़े तो नोट्स लिया, उसको नोट्स कॉपी कर लेंगे ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। Limitation that does not take into account the same species belonging to our more trophic levels. It assumes a simple food chain that almost never exists in nature. Simple food chain नेचर में है नहीं, क्योंकि कोई ना कोई दूसरे को खा ही रहा है, तो फूड वेब ही बन जाता है। It does not accommodate a food web. Saprophytes are not included. यहाँ पर saprophytes नहीं include किए आते हैं क्योंकि saprophyte decomposers होते हैं। Ecological pyramid even though they play a vital role in the ecosystem. ठीक है, तो ये आपका था आपके पिरामिड्स। अब देखिए कुछ बात कर लेते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब जब लाइफ आई अर्थ वाटर लॉक्ड पूरा अर्थ था और ऐसे बहुत से वाटर बॉडीज थी जो धीरे धीरे फॉरेस्ट में बदल गई। आप क्या समझते हैं कि जो ये सॉइल हमें मिलती है, ये सॉइल कहाँ से आई? ये सब जो भी हमारे रॉक्स थे, उन रॉक्स के टुकड़े थे और ये धीरे धीरे हवा धूल के साथ उड़ते उड़ते छोटे छोटे घिसते गए, टूटते गए और मिट्टी में बदले गए। हजारों साल का समय लगा और उन रॉक्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हमारे प्लांट्स थे। उनके रूट्स से रॉक टूटे, बहुत सारे लाइकेंस थे जिन्होंने रॉक को तोड़ने का काम किया। हीट, रेन, इन सब ने भी हमारे रॉक को तोड़ने का काम किया। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कोई, आपने देखा होगा बहुत सारे माउंटेन्स में फॉरेस्ट बन जाते हैं, पहाड़ों पे पेड़, पहाड़ों में जंगल। यार यहाँ गमले में पेड़ लगा तो लगता नहीं जल्दी से, वहाँ पत्थरों चट्टानों में पेड़ निकल आते हैं। हिल स्टेशन पे देखा हो, कैसे पॉसिबल हुआ? वो जिस प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल हुआ वो प्रोसेस ही हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन। उस प्रोसेस का नाम हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्यों हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन? क्योंकि वहां माउंटेन्स पे पाए जाने वाले छोटे मोटे लाइकेंस ने अपना कमाल दिखाया। लाइकेंस एसिड रिलीज करते हैं और लाइकेंस के कारण ये रॉक ट्रिप हुई। जैसे लाइकेन मरे, लाइकेन ने दूसरे हर्ब्स को उगने का एक जगह दे दिया। अभी चट्टान एकदम रॉक थी, उस पे लाइकेंस क्रस्ट जैसे लग गए। लाइकेंस ने चट्टान को ब्रेक किया, मरते गए, सैकड़ों साल लगे। ये इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ 100 ईयर। ओके, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था, हजारों साल बीत जाएंगे। अब लाइकेंस मरे तो लाइकेंस ने दूसरे प्लांट को अपने ऊपर उगने का मौका दिया। हर्ब्स उग गए, हर्ब्स लगे रहे, चट्टान टूटती रही अंदर ही अंदर। हर्ब्स मरे, उनके ऊपर उससे बड़े प्लांट जनरेट हुए। ये मरे, इनसे बड़े प्लांट जनरेट हुए। देखिए कैसे धीरे धीरे करके एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन। स्टेप बाय स्टेप हजारों साल जब चला तो फॉरेस्ट बन गया। आपने देखा होगा गांव में भी कि कहीं पर पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ फॉरेस्ट हो गया, या धीरे धीरे वहाँ बहुत घनी पेड़ हो गए, वो वाटर बॉडी खत्म हो गई। ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी जिस जगह पर या तो कोई स्पीसीज ना हो और एक नई स्पीसीज का ग्रुप बन जाए, पॉपुलेशन आ जाए, इट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। या कहीं पर कोई अस्तित्व खत्म हो गया, वो कहीं जंगल था, आग लग गई, जंगल खत्म हो गया, लेकिन हजारों साल बाद या सैकड़ों साल बाद, इतनी दूर मत जाए, सैकड़ों साल बाद वहाँ पे फिर से एक नया स्पीसीज तैयार हुई, प्लांट। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। तो देखिए इसी का, हालांकि बोर्ड ने इसको रिड्यूस कर दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं फर्दर कंपटीशन के लिए आपको। तो इट इज अ ग्रेजुअल, स्लो एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन एरिया लीडिंग टू अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब एक वाटर बॉडी थी, अभी वो इनिशियल है और वो वुडलैंड में कन्वर्ट हो गई। तो वुडलैंड उसकी क्या है?
climax community. In this, some species colonize an area and increases the number, where other species decline and disappear. कुछ स्पीसीज अपना कब्जा कर लेंगे और छोटी मोटी स्पीसीज डिसअपियर हो जाएंगी, यानी कि एक जगह पूरी तरीके से दूसरी जगह में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिलेगा, सेरे जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे के लिए। द एंटायर सीक्वेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंट दैट सक्सेसफुली चेंज इन एन एरिया आर कॉल्ड सेरे। उसको हम सेरे बोलेंगे जब कोई नई कम्युनिटी आ जाएगी। द स्पीसीज embodying a bare area are pioneer species. जब कोई स्पीसीज किसी भी सक्सीजन वाले प्लेस पे आ जाएगी और वो वहां पर उसने अपना कब्जा करना है, सेरे तो आ ही गए, चेंजिंग इधर एरिया है, द एंटायर सीक्वेंसेस, सारे सीक्वेंसेस को सेरे बोला जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको क्या बोलना, सेरे। और कह रहा है कि जो फर्स्ट स्पीसीज आएगी, जो वहां इन्वेट करेगी, रुकेगी, उसको उन्होंने क्या बोला, पायोनियर स्पीसीज। हमारे पास सक्सीजन को देखने की बात करेंगे तो दो टाइप के सक्सीजन देखने को मिलते हैं, एक प्राइमरी सक्सीजन एंड एक सेकेंडरी सक्सीजन। प्राइमरी सक्सीजन का मतलब होता है जहां पर कोई भी पॉपुलेशन ना रही हो और एक नई पॉपुलेशन आए, वो आपकी प्राइमरी सक्सीजन है, जहां कभी कोई नहीं था लेकिन फिर कोई आ गया। सेकेंडरी, यहाँ पर कोई पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन रिमूव हुई, उसकी जगह पे नए आ गए, वो सेकेंडरी सक्सीजन है। तो यहाँ पर दो टाइप के सक्सीजन है, प्राइमरी जहाँ पर कभी कुछ नहीं था, खाली चट्टानें पड़ी थी, कोई पॉपुलेशन नहीं थी, वहां अगर फॉरेस्ट बना है, प्राइमरी सक्सीजन। एक वाटर बॉडी थी, वहां पर एल्गी थी, वहां पर किसी तरीके से वो वाटर बॉडी खत्म हो गई और फिर वहां पर एक आपका वुडलैंड बना, ये सेकेंडरी सक्सीजन है। यहाँ दो टाइप के सक्सीजन है। आप एग्जाम के लिए इतने ये इंपॉर्टेंट हैं जो फिलहाल के लिए। तो हमारा आज ये चैप्टर फिनिश हुआ और इस चैप्टर के बाद हम अपना नया चैप्टर और लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उस चैप्टर के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे नए चैप्टर के लिए उठाइए अगला कदम। याद रखिए, इस चैप्टर के फिनिश करने के बाद हम कुछ मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। मैं यहाँ सॉल्व भी कराऊंगा मॉडल पेपर्स आपको, उससे कुछ ट्रिक्स भी दूंगा। तो इन सब चीज़ों के लिए लगातार बने रहने के लिए चैनल का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो हमारे RT अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागिन साहू आपको ऐसे ही लेक्चर्स देता रहूँगा। तो आने वाले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि वो पेपर सॉल्विंग करेंगे हम लोग, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।